चलिए तो हम लोग हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट स्टार्ट करेंगे आज, एंड दैट इज व्हाट रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव एक्चुअली डिसीव द अदर पार्टी। रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव एक्चुअली डिसीव द अदर पार्टी। अच्छा एक बात बताइए, मैंने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया दैट वाज फॉल्स और मेरा इंटेंशन आपको डिसीव करना भी था, मेरा इंटेंशन भी डिसीव करना था, बट मेरे उस रिप्रेजेंटेशन से आपको धोखा नहीं हुआ, आपने वो ट्रांजैक्शन एंटर ही नहीं किया, तो इन दैट केस फ्रॉड होगा क्या? आपने वो ट्रांजैक्शन एंटर ही नहीं किया, आप एकदम होशियार बायर थे, आप मेरे उस ट्रैप में आए नहीं, या फिर आप इतने बड़े बेवकूफ बायर थे कि आपने मेरी बातों को सुना ही नहीं। दो केसेस हो सकते हैं भाई, देयर कैन बी टू केसेस। एक एग्जांपल समझना, फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी, और इस कंपनी का नाम है ए लिमिटेड। ये जो ए लिमिटेड नाम की कंपनी है, इसने लेटर ऑफ ऑफर इशू किया। आई होप ये नाम सब लोग जानते हैं, लेटर ऑफ ऑफर। यस, अच्छे से जानते हैं। लेटर ऑफ ऑफर कौन से केस में कंपनी इशू करती है? जब कंपनी क्या लेके आ रही है? राइट इशू। एब्सोल्युटली करेक्ट बात, क्या बात, जीनियस लोग हैं तो। राइट इशू। अब कंपनी ला रही थी राइट इशू, तो कंपनी ने अपना ऑफर डॉक्यूमेंट दैट इज व्हाट लेटर ऑफ ऑफर इशू किया, और उस लेटर ऑफर में कंपनी ने बहुत सारी बातें लिखी होगी ना, बहुत सारे कंडीशंस, बहुत सारे प्रॉमिस, बहुत सारे वादे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, ये सब कुछ लिखे होंगे कंपनी ने। अब मान लीजिए इस लेटर ऑफ ऑफर में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई थी, या इस लेटर ऑफ ऑफर में जो भी बातें डिस्क्लोज की गई थी, जो भी फैक्ट्स डिस्क्लोज किए थे, वो फैक्ट्स जो थे वो डिसेप्टिव फैक्ट्स थे, वो फैक्ट्स फॉल्स रिप्रेजेंटेशन था, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन था। यहां पे सही इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं की गई थी। अच्छा, अब एक पर्सन है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स। अच्छा, जो मिस्टर एक्स है उसने क्या किया, लेटर ऑफ ऑफर को पढ़ा और उसने देखा, अरे वाह यार कंपनी तो एकदम सही है, एकदम अच्छा खासा कंपनी का इशू आ रहा है और कंपनी एकदम बढ़िया काम कर रही है। तो लेटर ऑफ ऑफर उसने पढ़ा, तो लेकिन उसने राइट इशू में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, राइट इशू में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। He did not make investment in the right issue. He did not buy shares from this offer document. What he did, उसने सेकेंडरी मार्केट से शेयर परचेज कर लिए, स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी के शेयर परचेज कर लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या मिस्टर एक्स के साथ फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है? दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट इज इट? क्या मिस्टर एक्स ये बोल सकता है कि कंपनी ने उसके साथ फ्रॉड किया है? नो मैम। व्हाई? मैम क्योंकि कंपनी चीजें फॉलो वो तो उसमें तो आया ही नहीं, वो तो खुद के अकॉर्डिंग ही सेकेंडरी मार्केट से परचेज किया। सही बात। यहाँ पे उसने कहाँ से शेयर परचेज किया है? स्टॉक एक्सचेंज से शेयर परचेज किए हैं, और स्टॉक एक्सचेंज पे जो शेयर परचेज होते हैं वहां पे कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता है। वहां पे जो पब्लिक है, जो जनता है, जो इन्वेस्टर्स है, वो ही आपस में एक दूसरे को शेयर बेचते रहते हैं। तो here he is purchasing shares from the open market and he is not buying shares through the application. उसने लेटर ऑफ ऑफर के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाई थी। अगर उसने लेटर ऑफ ऑफर के थ्रू एप्लीकेशन लगाई होती और वहां पे उसको शेयर अलॉट हो गए होते और ये पता चलता कि देयर इज अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, देन क्या फ्रॉड होता? यस, डेफिनेटली तब फ्रॉड होता, क्योंकि वहां पे एक्चुअली डिसीव होता अदर पार्टी को। तो अगर मैंने झूठ बोला, मैंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डिलीवर की, मेरा इंटेंशन बैड था, लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी सामने वाले को उससे डिसेप्टिव कोई लॉस नहीं हुआ है, सामने वाला उसके धोखे में नहीं आया है, तो देयर इज नो फ्रॉड एट ऑल। इज दिस क्लियर? यस मैम। चलो अब इसकी लैंग्वेज हम लोग देख लेते हैं। लेट्स सी व्हाट इट सेज। The representation made with the intention to deceive must actually deceive.
The party induced by fraudulent statement must have relied on it to accord its consent. तो जो भी पर्सन है उसने इस पर रिलाई करके और फिर उसके बाद कोई कंसेंट वंसेंट दिया हो और कोई ट्रांजेक्शन या कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया हो, तब जाकर के वो फ्रॉड बनेगा। अगर आप उसकी बातों में आए नहीं हैं, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजेक्शन एंटर ही नहीं किया है, तो डेफिनेटली देयर इज नो फ्रॉड एट ऑल, है ना। अच्छा, अब इसका है ना, thus an attempt to deceive does not amount to fraud until the other party is deceived thereby। तो आपने अटेम्प्ट से ना, एक चीज होती है, एक पर्सन ने किसी का मर्डर कर दिया और एक पर्सन ने किसी को मर्डर करने का अटेम्प्ट किया, क्या दोनों ही किसी सेम है? नो। अटेम्प्ट टू मर्डर का पनिशमेंट और मर्डर का पनिशमेंट सेम होगा क्या? नहीं ना। तो चाहे उसके इंटेंशन थे उसको मर्डर करने का, चाहे उसका इंटेंशन था कि मैं इसको टपका दूं, चाहे उसका इंटेंशन था कि ये जिंदा नहीं रहना चाहिए और उसके लिए उसने हर एक एफर्ट लगाया, हो सकता है उसने गुंडे भेजे हो सकता है उसने एक्सीडेंट कराया, हो सकता है पता नहीं क्या उसने जो स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी वो पर्सन नहीं मरा, वो पर्सन बच गया है। तो अगर वो बच गया, ऐसा नहीं कि उस पर्सन ने जिसने गलत काम किया है उसको कोई सजा ही नहीं होगी, लेकिन जो उसको सजा मिलेगी वो किसकी मिलेगी? अटेम्प्ट टू मर्डर की मिलेगी, मर्डर की नहीं मिलेगी। अगर उसकी एक्टिविटी से सामने वाला ऊपर पहुंच ही जाए तो डेफिनेटली मर्डर का पनिशमेंट बनेगा। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि आपने सारे एफर्ट्स लगाए थे धोखा देने के, बट सामने वाले को धोखा ही नहीं हुआ, तो इन दैट केस वो फ्रॉड का केस नहीं बनेगा, है ना। देयर इज नो केस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ए हैड अ डिफेक्टिव कैनन, है ना। अब ए जो है वो कोई सेलर है और उसके पास क्या थी? डिफेक्टिव कैनन थी। With a view to conceal the defect, he put a metal plug on it। अब जैसे कहते हैं ना कि हम लिपा पोती कर देते हैं, कहीं कोई कैनन थी, कैनन में कोई डिफेक्ट था, तो उसकी वजह से उसने क्या किया, वो जहां पे डिफेक्ट था उसने कोई मेटल प्लग या कुछ भी ऊपर से पेस्टिंग कर दिया। अब बी कौन है? बायर है। विदाउट एग्जामिनिंग इट बॉट इट। अब उसने बिना एग्जामिनेशन के उसको परचेज कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, आधे का आप छोटा सा टॉय भी परचेज करके लाते हो मार्केट से, तो उसको चला के देखते हो कि नहीं देखते हो? यस मैम। कभी छोटे बच्चों की शॉपिंग वॉपिंग की है ना। तो अब छोटे बच्चे अगर आपके साथ मार्केट में जा रहे हैं तो उनको टॉय ना दिलाओ तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तो बस हट जाते हैं रोड पे जाकर के, नहीं मुझे तो टॉय चाहिए ही चाहिए। अब आप उसको टॉय शॉप पे लेके गए और वहां पे उसको कोई टॉय पसंद आ रहा है, तो पहले हम 10 मिनट तक तो उसको वहीं चला के देखेंगे सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब एकदम बच्चा खुश हो जाए, हाँ मुझे यही चाहिए, तब जाके फाइनली उसको परचेज किया जाता है। इज इट सो? है ना। तो अगर हम 200-300 रुपए के टॉय के लिए भी इतना दिमाग लगाते हैं, तो यहाँ पे तो कैनन परचेज हो रही है ना। अब कैनन परचेज कर रहे हो और आप उसको एग्जामिन नहीं कर रहे हो, बिना एग्जामिनेशन के ऐसे ही परचेज करके लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे गलती किसकी है? बायर की कि सेलर की? भैया सेलर तो अपना प्रोडक्ट बेचेगा ही ना, वो क्यों बताएगा कि मेरे प्रोडक्ट में डिफेक्ट है। तो बायर बिहेवियर, ये भी तो कुछ कंसेप्ट होता है ना कि बायर को जागते रहना चाहिए, जागते रहो। ऐसा नहीं है कि अब लेट्स अज्यूम आप मार्केट से कोई भी ईटेबल प्रोडक्ट्स खरीद के ला रहे हो, है ना, और आप उसमें एक्सपायरी डेट चेक ही नहीं कर रहे हो, किसकी गलती है? बायर की भी गलती है कि नहीं है? चेक करना चाहिए था ना उसको कि एक्सपायरी प्रोडक्ट हो गया कि नहीं हो गया है ना। तो यहाँ पे डेफिनेटली बायर को थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब उसने क्या किया? कैनन परचेज कर लिया विदाउट एग्जामिनिंग इट कि भैया डिफेक्ट है भी कि नहीं है। द कैनन बर्स्ट व्हेन यूज्ड बाय बी। अब बायर जब उसको घर लेके आ गया और उसके बाद जब उसको यूज करा उसने, तो वो बर्स्ट हो गई क्योंकि डिफेक्टिव थी तो नहीं चली, बर्स्ट हो गई। अब जो बायर था उसने बोला कि आई एम नॉट गोइंग टू पे यू मनी। B refused to pay the price and accused A of fraud। और A को बोला कि आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है, आपने मुझे गलत प्रोडक्ट बेच दिया। तो यहाँ पे जो it was held that B was bound to pay because he was not actually deceived, as he would have bought the Canon even if the deceptive plug had not been inserted। क्योंकि उसने तो एग्जामिन ही नहीं किया ना प्रोडक्ट को, उसने चला के ही नहीं देखा, उसने बिल्कुल उस प्रोडक्ट को यूज करके नहीं देखा और स्ट्रेट अवे वो क्या करके ले आया, उसको परचेज करके लेके आ गया, है ना। जबकि जो शॉपकीपर था, सेलर था, उसने कोई गारंटी नहीं किया था कि मेरा प्रोडक्ट इतने साल चलेगा। देखो एक देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप मान लीजिए आप कोई वॉशिंग मशीन परचेज करके ला रहे हो, है ना, और वो वॉशिंग मशीन आपके घर पे आके बर्स्ट हो जाए, तो क्या उस केस में जिस भी कंपनी की आपने वॉशिंग मशीन परचेज की, चाहे वो LG की हो या वर्लपूल की या कोई भी कंपनी हो, तो क्या
आप उसको वहां पे लाइबल कर सकते हो, यस मैम। क्योंकि वो लोग वारंटी करते हैं, है ना, Yes, वारंटी ma'am. प्रोवाइड करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट, इसकी मोटर जो है उसकी 3 इयर्स की वारंटी है। तो वहां पे आप क्या बोल सकते हो उसको कि आप इसको रिपेयर करा के दो या रिप्लेस करा के दो, राइट और नॉट, है ना। तो लेकिन वहां पे भी आप पेमेंट करने से मना तो नहीं कर सकते ना कि हम पेमेंट नहीं कर रहे, पेमेंट तो होता ही है वहां पे भी। तो वहां पे अगर वारंटी की कंडीशंस के बियॉन्ड उसमें कोई डिफेक्ट आता है या वो सही से काम नहीं कर रही होती है, तो वो जो कंपनी है उसको रिप्लेस करके देती है या कुछ भी ऐसा करके देती है। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट में कोई वारंटी भी नहीं है ना, हमारे इंडिया में बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे टॉयज होते हैं, आप शॉप पे चला के लाते हो, उसके बावजूद भी घर पे आके वो 2 मिनट में खराब हो जाता है, होता है कि नहीं। तो क्या वहां पे आप उसको शॉपकीपर को जाके बोलो कि मेरा पैसे लौटा वापस से? No, क्योंकि there was no warranty, there was no warranty। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने चला के देखा नहीं है, आपने यूज करके देखा नहीं है और वो पहली बार आपने यूज किया बर्स्ट हो गया है, तो दिस इज योर फॉल्ट, आपको वहीं पे शॉप पे चला के देख लेना चाहिए था। और अगर प्रोडक्ट में कोई वारंटी नहीं है तो फिर उस केस में आप कोई क्लेम नेम भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बायर ये नहीं बोल सकता कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, है ना, ये फ्रॉड किया उसने। देयर इज नो फ्रॉड एट ऑल, बिकॉज उसने खुद ने लापरवाही की है, उसने खुद ने फॉल्ट किया था। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। अच्छा, यहाँ पे जो उसने पैचिंग किया था मेटल प्लग का, पैचिंग तो उसने किया था, यस मैम। तो इसका मतलब जो शॉपकीपर था उसका इंटेंशन डिसीव देना था। यस मैम। अच्छा, यहाँ पे उसने वो एक्ट भी किया, डिसेप्टिव एक्ट भी किया, लेकिन बायर ने क्या उस पैचिंग की वजह से खरीदा? नो मैम। बायर ने तो इसलिए खरीदा क्योंकि वो लापरवाह था, उसने चेक ही नहीं किया। हाँ, अगर ऐसा होता कि वो पैचिंग को देखता और वो पूछता कि पैचिंग क्यों है, और फिर उसको सेलर जो है उसकी कोई स्टोरी सुना देता कि पैचिंग इसलिए है, और फिर वो वहां पे रन करवाता और चल जाता और फिर बाद में बस्ट हो जाता, तो डेफिनेटली वहां पे कॉन्सिक्वेंस होता कि बायर तो अवेयर था लेकिन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी सेलर ने की है। बट यहाँ पे बायर की ही लापरवाही है, तो इसलिए देयर इज नो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। लाइक द एक्सप्रेशन एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव ऑब्वियसली मींस एनी एक्ट व्हिच इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग फ्रॉड। कोई सा भी एक्ट हो सकता है। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल ट्रिक्स, dissembling and other unfair ways which are used by cunning and clever people to cheat others। तो किसी भी मैनर में आप किसी भी तरीके से अगर लोगों को झूठ बोल करके किसी भी तरह से उनको धोखा देना चाहते हो, आपने उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो वो सब किस में फॉल करेंगे? फ्रॉड में फॉल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे मिस्टर हस्बैंड, है ना, शक्ल से लग रहा हो ना एकदम कनिंग। तो ये हमारे कौन है? मिस्टर हस्बैंड। अच्छा, इनकी बीवी ना बहुत रिच थी, बहुत रिच, उसके बाद बहुत सारी लैंड, बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, लेकिन बेचारी थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी, तो इसलिए ज्यादा कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानती नहीं थी। तो अब ये जो मिस्टर हस्बैंड है, उनकी ये इनोसेंट सी भोली भाली सी वाइफ थी। तो ये अपनी वाइफ के पास गए और बोले कि प्लीज आप ये 2 प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, इनको आप साइन कर दीजिए। मॉर्गेज लोन लेना है, बैंक से लोन लेना है, क्योंकि बिजनेस के लिए हमें फंडिंग्स की जरूरत है। तो आपके नाम पे जो 2 लैंड्स हैं, प्लीज आप इनको क्या कर दीजिए, अप्रूव कर दीजिए लोन के लिए, तो आप साइन कर दीजिए। तो वाइफ ने बोला ओके ओके, तो जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं मैं उन पे साइन कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने क्या किया, इन प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन कर दिया और हस्बैंड को लौटा दिया। अब इस हस्बैंड ने क्या मैनिपुलेटिव एक्टिविटी की? व्हाट ही डिड, उसने 2 प्लॉट बोल करके 4 प्लॉट के पेपर्स पे साइन करवा लिए। बोला तो था तो कि मैं 2 प्रॉपर्टी के पेपर पे लोन ले रहा हूं, लेकिन उसने एक्चुअली लोन जो है वो 2 की जगह पे 4 प्रॉपर्टीज पे लोन ले लिया, 4 प्रॉपर्टीज को मॉर्गेज उसने कर दिया वाइफ की। तो क्या ये फ्रॉड है या नहीं है, ये बताओ। यस मैम। यस मैम। है ना। तो आप किसी भी वे में, किसी भी मैनर में, किसी भी तरीके से कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड कर रहे हो कनिंगली, और उसकी वजह से लोगों को आप डिसेप्टिव इन्फॉर्मेशन देकर के धोखा दे रहे हो, तो दैट विल डेफिनेटली अमाउंट टू फ्रॉड। तो डेफिनेटली इस केस में दिस इज एन एक्ट डन विद द इंटेंशन ऑफ डिसीविंग द वाइफ, तो डेफिनेटली दिस इज व्हाट फ्रॉड, तो ये फ्रॉड माना जाएगा।
क्या ये एग्जाम्पल क्लियर है सबको? मैम लेकिन वाइफ ने भी तो इसमें भी तो लेकिन वाइफ ने कुछ हस्बैंड ने बोल दिया, उसने बस वही मान लिया, उसने हाँ, कुछ उसने मान लिया क्योंकि वाइफ इलिटरेट थी। वाइफ कौन मैम थी? इलिटरेट थी। और यहाँ पे जो हस्बैंड है और वाइफ है उसका रिलेशन भी एक इम्पॉर्टेंट बात आती है ना। यहाँ पे ये शॉपकीपर और बायर नहीं है हर्षिता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। है ना। देखो जब शॉपकीपर तो हम बायर बीवेयर बोलते हैं, लेकिन बीवी बीवेयर नहीं बोलते हैं, वाइफ बीवेयर ऑफ हस्बैंड ऐसे नहीं बोलते हैं। ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट नाम की चीज होती है ना। तो यस इन दोनों के मैम। बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है कि नहीं है? यस मैम। है ना। तो ट्रस्ट वाला फेथ वाला रिलेशन है। तो अगर आप अपनी उस पोजीशन को गलत तरीके से यूज करोगे तो डेफिनेटली वाइफ तो ये मान के चलेगी ना, मेरा हस्बैंड सही बोल रहा है यार, इतना तो आप ट्रस्ट करते ही हो, है ना। यहाँ पे शॉपकीपर नहीं है तो शॉपकीपर के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है कि बायर बिहेवियर, बट हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ऐसा नहीं होता है। ओके, यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। Any such act or omission that the law specifically declares void। अब अगर मान लीजिए ऐसा कोई भी एक्ट जो किसी रेस्पेक्टिव एक्ट में void डिक्लेयर किया गया है और फिर भी आप वो काम कर रहे हो तो भी वो फ्रॉडुलेंट ही है। जैसे दिस कैटेगरी इंक्लूड्स द एक्ट या ओमिशन दैट द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। अब किसी रिस्पेक्टिव एक्ट में बोला गया है तो आपको वो काम करना ही पड़ेगा, आप वो काम नहीं कर रहे हो। जैसे इंसॉल्वेंसी एक्ट एंड कंपनीज एक्ट डिक्लेयर सर्टेन काइंड ऑफ ट्रांसफर टू बी फ्रॉडुलेंट। से फॉर एग्जांपल कंपनी वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग में स्टार्ट हो रही है और उससे जस्ट पहले आपने कोई प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर दी, तो क्या ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है कि नहीं? है ना, क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है कि क्रेडिटर्स को पेमेंट ना मिले और हम कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही पेमेंट कर दें, तो इसलिए उन्होंने प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर दी, तो कंपनीज एक्ट उसको मना करता है। तो अगर ऐसे कोई ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो जो किसी रेस्पेक्टिव एक्ट के अंदर प्रोहिबिट किए गए हैं तो वो भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में ही फॉल करेंगे। सिमिलरली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द ट्रांसफरर ऑफ रियल एस्टेट इज बाउंड to disclose to the transferee the following details। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपको क्या क्या डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, जैसे material defect if any in the property such as crack in the wall or in the beams etc। तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो अगर आप कोई फ्लैट बेच रहे हो, कोई इमूवेबल असेट बेच रहे हो और वहां पे उस प्रॉपर्टी में कोई मटेरियल डिफेक्ट है जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी है कि वो थोड़े दिनों में बिल्डिंग नीचे गिर जाए या ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो जाए, बहुत बड़ा कोई कैजुअलिटी अकर हो जाए, तो दिस इज योर ड्यूटी कि आप बताओ। छोटा मोटा लीकेज विकेज है तो उसके लिए तो नहीं बोलता टोकर, लेकिन जब मटेरियल डिफेक्ट हो रहे हैं कि वॉल और बीम जो है वो सही से बने हुए नहीं है या उनमें क्रैक्स हैं बहुत बड़े जिसकी वजह से बिल्डिंग नीचे गिर सकती है, तो ये तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, दिस यू नीड टू डिस्क्लोज। या एनी डिफेक्ट या डिस्प्यूट एज रिगार्ड टू द ट्रांसफरर्स टाइटल, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी में मॉर्गेज आपने कर रखा है, आपने बताया नहीं ट्रांसफरी को, तो ये बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था? मॉर्गेज हाँ ऑफ कोर्स। तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बाउंड करता है ट्रांसफरर को कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के टाइटल में कोई भी डिफेक्ट है तो ये बात आपको बतानी चाहिए, या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है तो ये आपको बताना चाहिए। अगर ये सब बातें आप नहीं बता रहे हो तो डेफिनेटली दिस विल अमाउंट टू फ्रॉड, दिस विल अमाउंट टू फ्रॉड। तो एनी डिफेक्ट या डिस्प्यूट as regard to transferor's title such as property is subject to encumbrance that is mortgaged or subject to some dispute pending in a court of law, an omission to make such disclosure on the part of transferor amount to fraud। तो कल किसी रेस्पेक्टिव एक्ट में कोई बात लिखी हुई है उसको आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली दैट शैल अमाउंट टू फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। चलिए, wrongful loss or wrongful gain is immaterial। wrongful loss और wrongful gain is immaterial। अच्छा, एक एग्जांपल सुनना वापस से। लेट्स सपोज एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये जो ए लिमिटेड नाम की कंपनी है ये लेके आई है पब्लिक इशू, पब्लिक इशू लेके आई है। अच्छा, पब्लिक इशू लाई थी तो ऑफ कोर्स ही बात है इसने सेबी वेबी से सारा ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ वेरीफाई कराया होगा, तो सब कुछ उसने वेरीफाई कराया। मर्चेंट बैंकर्स जो है उन्होंने अप्रूवल भी दे दिया। अच्छा, अब माइट भी हो सकता है ना कि कभी कभी कुछ चीजें सेबी पे एग्जामिन ना कर पाए, उस वक्त तो समझ नहीं आया, है ना। तो मान लीजिए कि पब्लिक इशू में जो ऑफर डॉक्यूमेंट इशू हुआ था, जो प्रोस्पेक्टस इशू हुआ था, उस ऑफर डॉक्यूमेंट में there was a false information, there was a
फॉल्स इंफॉर्मेशन, आपने रॉन्ग इंफॉर्मेशन देकर के लोगों से पैसा अक्यूमुलेट कर लिया, कलेक्ट कर लिया। आपने झूठा झूठा बोला कि कंपनी का इतना प्रॉफिट है, या कंपनी जो है जो इस तरह से बिजनेस कर रही है, मतलब बहुत सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की। और उस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को देख करके बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने कंपनी के शेयर परचेज कर लिया। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने इस ऑफर डॉक्यूमेंट के बेसिस पे शेयर परचेज कर लिए। अच्छा, ये शेयर जो उन्होंने परचेज किया, वो परचेज प्राइस था दैट वाज से लेट्स अज्यूम 100 रुपीज। 100 रुपए में उन्होंने शेयर खरीदा, लिस्टिंग हुई शेयर की, और लिस्टिंग के बाद शेयर जो है वो 400 रुपए पे पहुंच गया, 400 रुपए पे पहुंच गया। शेयर का प्राइस राइज हो गया। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि शेयर का प्राइस ज्यादा होगा कि कम होगा। उस वक्त सेंसेक्स बढ़ रहा था तो शेयर का प्राइस बढ़ गया। बाद में लोगों को पता चला कि ये पब्लिक इशू का जो ऑफर डॉक्यूमेंट था उसमें डिसेप्टिव इंफॉर्मेशन है, तो वेदर देयर इज अ फ्रॉड ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी और नॉट। क्या ये लोग फ्रॉड के लिए केस फाइल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं डेफिनेटली, यस ऑफ कोर्स। देखिए, रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन होना या ना होना, ये क्या है? इममटीरियल है। यहाँ पे इन लोगों ने ट्रांजैक्शन एंटर किया, और ये जो ट्रांजैक्शन एंटर किया है वो आपके इस ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखी हुई चिकनी चुपड़ी बातों से किया, और वो जो बातें हैं वो क्या थी? फॉल्स इंफॉर्मेशन थी। वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि शेयर का प्राइस बढ़ा हुआ निकल गया, है ना, लेकिन किस्मत के भरोसे थोड़ी ना हम लॉ को बना सकते हैं। यहाँ पे चाहे उनको रॉन्गफुल लॉस हो या ना हो, या फिर मान लीजिए कंपनी को रॉन्गफुल गेन हो या ना हो, दैट डजंट मैटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर इज दैट कि कंपनी इंटेंशनली मेड फॉल्स इंफॉर्मेशन टू डिसीव पीपल। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। फाइनल रिजल्ट में लोगों को नुकसान हो ना हो, कंपनी को फायदा हो ना हो, वो अलग बात है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि उनका इंटेंशन रॉन्ग था। तो इसीलिए इस केस में ऑल्दो इनको प्रॉफिट हो गया था, स्टिल उसके बावजूद भी ये फ्रॉड है, क्योंकि यहाँ पे ऑफर डॉक्यूमेंट में फॉल्स इंफॉर्मेशन थी और उसको पढ़ करके लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। इज दिस क्लियर? देखें, फॉर द पर्पस ऑफ फ्रॉड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इट इज immaterial whether there has been some wrongful loss to one और wrongful gain to another। मतलब ये जरूरी नहीं है कि किसी को wrongful gain हो, ये जरूरी नहीं है किसी को wrongful loss हो। The only important thing is intention to deceive and the act or omission actually deceiving the victim। तो हमारा इंटेंशन था और एक्चुअल में जो विक्टिम है उस रेस्पेक्टिव पर्सन ने उस रेस्पेक्टिव आपकी बात को भरोसा करके कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजेक्शन में एंटर किया, तो ये काम होना जरूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया है उसने, अब उसके बाद फाइनल रिजल्ट में उसको फायदा हो नुकसान हो दैट डजंट मैटर, आपने तो उसको धोखा दे दिया है। ऑन द सेम प्रिंसिपल इंडियन पीनल कोड 2 वर्क्स। आईपीसी में भी यही प्रिंसिपल है जो वर्क करता है। दैट इज व्हाट आईपीसी टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, उसमें क्या होना चाहिए? 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। 2 एलिमेंट्स कौन कौन से? मेंस रिया, नाम तो सुना ही होगा। मेंस रिया का मतलब क्या होता है? गिल्टी माइंड। दैट मीन्स हमारा जो इंटेंशन था, दिमाग में उल्टी पुल्टी प्लानिंग चल रही थी और हमारा इंटेंशन क्लियर कट था कि हम अपनी इस प्लानिंग से लोगों को धोखा देंगे, डिसेप्टिव एक्टिविटी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आज मान लो मैंने एक ट्रस्ट बना दिया। अभी आजकल ना रिसेंटली इस टाइप के फ्रॉड बड़े होंगे या हो रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेलफेयर ट्रस्ट बना दिया, कोविड वेलफेयर ट्रस्ट करके, है ना। मैंने लोगों को बोला कि वीडियोस दिखाई, यहाँ पे ये लोग मर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे लोगों को खाने के पैसे नहीं है, मतलब बहुत सारे ऐसे, है ना, कहीं से भी फुटेज कलेक्ट करके और लोगों को दिखाना स्टार्ट किया। और मैंने क्या किया, ट्रस्ट सेटअप किया और किसी भी स्टार को बुला के लेके आ गए, बड़े से स्टार को, और बड़े से स्टार को बोला कि आप लोगों को प्लीज अपील करिए कि फंड जो है वो जमा कराएं, हम लोगों की हेल्प करेंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक बड़ा सा स्टार है, उसको क्या चाहिए था? उसको तो अपना रेमुनरेशन चाहिए था। मैंने उसको बोला ठीक है आपको 5 करोड़ रुपए दूंगी मैं,
आप कैंपेन करें और हम अच्छा काम करने जा रहे हैं, लोगों से फंड इकट्ठा करके और उसको हॉस्पिटल्स को डोनेट करेंगे, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स परचेज करेंगे, फूड अवेलेबल कराएंगे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, समथिंग लाइक दैट, है ना। अब ये ट्रस्ट में लोगों ने जो है फंड देना स्टार्ट किया, तो इस ट्रस्ट के पास आ गया 50-60 करोड़ रुपए, और ये 60 करोड़ रुपए जो है वो उसमें से मैंने बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट जो है वेलफेयर एक्टिविटी के लिए खर्च किया, ताकि फोटो वोटो क्लिक हो जाए। हाँ ठीक है, हमने यहाँ पे 4 सिलेंडर दे दिए, हमने कुछ छोटे मोटा जो है फूड अरेंजमेंट वगैरह कर दिया, बाकी का सारा पैसा मैंने मेरे पर्सनल खर्चे के लिए यूज कर लिया। बताओ फ्रॉड है कि नहीं है? है ना, फ्रॉड है ना। तो यहाँ पे मेंस रिया थी कि नहीं थी? है ना। जिस दिन ट्रस्ट सेटअप किया था उस दिन ही मेरा दिमाग में एकदम माइंडसेट था कि यहाँ पे जो एकदम मस्त पैसा आने वाला है वो मेरे पर्सनल एक्सपेंडिचर में मैं यूज करूंगी। तो दिस इज व्हाट मेंस रिया, दैट मींस इंटेंशन टू कमिट ऑफेंस। तो ऐसा होता है ना, बहुत सारे ट्रस्ट ऐसे सेटअप हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि वो पैसा एक्चुअल में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इज इट ट्रू और नॉट? है ना। तो जब आप डोनेशन करें तो सोच समझ के डोनेशन करें, ऐसे नहीं कि कहीं भी चलते फिरते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आपने डोनेशन डाल दिया, है ना। डोंट डू दैट। अच्छे से वेल अवेयर हो, अच्छे से जानते हो, नोन आपका कोई ट्रस्ट है जो जानते हैं कि हाँ ये ट्रस्ट है, ये एक्चुअल में काम कर रहा है, तो डेफिनेटली डोनेशन देना चाहिए, या फिर खुद अपने आसपास के लोगों को डोनेशन दे दो, जो भी गरीब लोग हैं। तो यहाँ पे मेंस रिया जो है वो इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है आईपीसी के अंदर भी। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? ये क्या होता है? एक्टस रियस क्या होता है? एक्चुअली मैं एक्ट भी कर रही हूँ। एक्ट भी, अच्छा सिर्फ इंटेंशन। मैंने बहुत सारी प्लानिंग कर ली। अब प्लानिंग तो हम पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ना, हमारे दिमाग में कई बार आते हैं ना, मैंने इसको टुक्का दूंगा अभी देख लेना, ऐसे करते हैं ना हम। तुम मिल कभी देखना, तो तू कभी मिल मेरे को, है ना। या फिर कभी ना इंस्टीट्यूट में कभी बच्चों की आपस में लड़ाई होती, तो तुम मिलो मुझे बाहर, तेरे को बताता हूँ मैं, ऐसे बोलते हैं ना। यस मैम। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बाहर मिलेंगे तो टपका ही देंगे। नहीं, आपस में लड़ाई होती तो कुछ भी बोल देते हैं हम। तो देखो मेंस रिया तो बहुत बार गिल्टी माइंड हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस गिल्टी माइंड से आपने एक्चुअल एक्ट किया ही हो। एक्चुअली में एक्ट भी होना चाहिए, तो वहां पे रॉन्गफुल एक्ट भी एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो बैड इंटेंशन के साथ एक्चुअल में आपने बैड एक्ट किया हो तो ही वो क्या बनता है? फ्रॉड बनता है। सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग कर लिया आपने बहुत सारे दिमाग के अंदर, तो सिर्फ प्लानिंग करने से थोड़ा फ्रॉड हो जाएगा। तो प्लानिंग को आपने एग्जीक्यूट भी किया होना चाहिए। दैट इज व्हाट एक्टस रियस। तो दो इंपॉर्टेंट बातें, वन इज मेंस रिया, दैट इज व्हाट wrong intention, and number 2 is actus reus, that is what आप actually उस act को perform कर रहे हो या फिर wrongful act आपने execute किया हो, ऐसा आईपीसी में भी लिखा हुआ है। तो कंपनीज एक्ट में भी फ्रॉड के लिए इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिट हुआ हो वो इंपॉर्टेंट है, और सामने वाले ने आप पे भरोसा करके कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया हो। एग्जैक्टली यही दो फीचर्स जो हैं वो हमारे आईपीसी में भी कवर किए गए हैं। चलिए, अब कॉर्पोरेट फ्रॉड्स जो है, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स उसके बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, है ना, कि कंपनीज में किस किस टाइप के फ्रॉड हो सकते हैं। अच्छा, कोई एक आध एग्जांपल दे सकते हो आप लोग मुझे, कंपनी में कैसे फ्रॉड हो सकते हैं? कोई भी कंपनी है उसमें किस टाइप के फ्रॉड अकर हो सकते हैं? मैम बैलेंस शीट में गलत, बैलेंस शीट में, बिल्कुल सही बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत करना सबसे बड़ा फ्रॉड तो यही है। अच्छा, दो रीजन की वजह से है ना ये बैलेंस शीट में मैनिपुलेशन होते हैं। दो रीजन होते हैं, देखो, पहला रीजन होता है टैक्स एवेजन, है ना, एक रीजन तो होता है टैक्स एवेजन। कई बार कंपनी अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है, लेकिन तब भी वो अपने प्रॉफिट को कम शो करती है, और उसका पर्पस क्या होता है? टैक्स एवेजन। मतलब ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा सरकार को, ज्यादा टैक्स क्यों दे हम? तो बहुत सारे लोग ऐसे सोच के बैठते हैं, बोले हम नहीं देंगे सरकार को ज्यादा टैक्स। तो अब टैक्स बचाने के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर्स बिना फालतू के शो करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक्सपेंडिचर शो करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? फेक बिल बनाते हैं, है ना, बहुत सारे फेक बिलिंग बनती है। इवन
फेक एम्प्लॉयज भी शो कर देते हैं, एम्प्लॉय है ही नहीं कंपनी में लेकिन फिर भी फेक एम्प्लॉय शो हो जाते हैं, गोस्ट एम्प्लॉयज है ना, एम्प्लॉय है ही नहीं लेकिन फिर भी हमने एम्प्लॉय शो कर रखा है। तो इस तरह से एक्सपेंडिचर्स की एक सीरीज शो की जाती है, जबकि एक्चुअल में वो एक्सपेंडिचर हुआ ही नहीं होता है। फिर वो पैसा जाता कहाँ है, एक्सपेंसेस शो कर दिया फिर पैसा कहाँ जाएगा। हाँ, सही बात, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट बात। तो जब आपने फेक बिल शो करके एक्सपेंसेस शो कर दिया तो पैसा भी तो गायब करना पड़ेगा ना। तो जो लोग फाइनेंस में हैं या जो डायरेक्टर्स हैं, जो भी टॉप लेवल पे, ऑफ कोर्स लोअर लेवल पे कम नहीं हो सकता, तो वो लोग क्या करते हैं, वो पैसे को भी पर्सनल यूजेस में गायब करते हैं। कंपनी का पैसा है, पर्सनल यूजेस में यूज किए जा रहे हैं। अच्छा, एक और तरीका हो सकता है, नंबर 2, आप प्रॉफिट्स ज्यादा शो कर रहे हो, ऐसा भी करते हैं क्या? यस मैम। देखो क्या होता है ना, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस। अब आप प्रॉफिट ज्यादा शो क्यों कर रहे हो, आपको लोन लेना है भैया, आपको बैंक से लोन लेना है, प्रॉफिट कम शो करोगे तो बैंक से लोन नहीं मिलेगा, तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट ज्यादा शो कर रहे हो लोन लेने के लिए। या फिर आप कोई पब्लिक इशू वगैरह लाना चाहते हो, मतलब लोगों से कैपिटल रेज करना चाहते हो, कैपिटल रेज करना चाहते हो, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्टिव आपके अगर हैं तो आप अकॉर्डिंगली अपने प्रॉफिट को ज्यादा शो करोगे। अब प्रॉफिट ज्यादा कैसे शो कर सकते हो? एक्सपेंडिचर्स कम दिखा देना। तो एक्सपेंडिचर कम दिखाओगे तो लफड़ा हो जाएगा ना, अपनी जेब से थोड़ा पैसे लगाओगे। इनकम ज्यादा दिखा दो। इनकम ज्यादा इनकम ज्यादा कैसे? हमको इनकम करे तो उसको इनकम नहीं शो। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल प्रॉफिट्स हुए थे, यस है ना, और उसको क्या शो कर रहे हो, रेवेन्यू प्रॉफिट, है ना, इस तरह से तो मैनिपुलेट करोगे आप। तो यहाँ पे अगर आपको लोगों से कैपिटल रेज करनी है, बैंक से लोन लेना है, तो आप अपने प्रॉफिट को यहाँ पे ज्यादा शो करने का ट्राई करोगे। या फिर आपको टैक्स वैक्स बचाना है, टैक्स अवॉइड करना है, या कंपनी का प्रॉफिट डाइल्यूट करना है खुद के पर्सनल अकाउंट्स में, पर्सनल यूजर्स के लिए, तो वहां पे आप एक्सपेंसेस ज्यादा शो करके प्रॉफिट को रिड्यूस करने का ट्राई करोगे। तो इस तरह के मैनिपुलेशन हो सकते हैं, है ना। और क्या हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, कंपनी की असेट्स पर्सनल यूज में यूज कर सकते हैं, यस मैम। है ना। तो जो भी ऑफिसर रैंकिंग के लोग हैं वो कंपनी के असेट्स को मैनिपुलेट करके खुद के पर्सनली यूज करना स्टार्ट कर दें, है ना, कंपनी के नाम पे खरीद ले ताकि खर्चा कंपनी का हो लेकिन यूज खुद कर रहे हैं, तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जहां पे कंपनी में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की जा रही है। तो देखते हैं कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें। There are number of ways in which a corporation can commit fraud. There are several examples. तो जिसमें से पहला है पर्सनल परचेज। पर्सनल परचेज मतलब कंपनी के फंड से पर्सनल शॉपिंग की जा रही है भाई। तो छोटा मोटा आप कर रहे हो तो ठीक बात है, ज्यादा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। An employee can divert funds to buy goods or services on his own behalf. This is usually done by approving his own expense report or the supplier invoices. The person must hold a sufficiently senior position to be able to bring down other employees into participating in this diversion of asset. Of course, lower level के जो लोग हैं वो ये सब हरकतें नहीं कर सकते हैं। ये सब हरकतें जो होंगी वो सिर्फ अपर लेवल पे ही की जा सकती है, लोअर लेवल पे नहीं हो सकती। Usually, the potential amount of funds diverted increases with the seniority of the job title of the individual committing the fraud. क्योंकि सीनियर लेवल के पास ये सारे पावर्स होते हैं कि वो कोई भी एक्सपेंसेस वगैरह अप्रूव करे। तो जब कंपनी के लिए एक्सपेंसेस अप्रूव करे थे तो उसके साथ साथ खुद के एक्सपेंसेस भी अप्रूव हो गए उनके। तो इस तरह की जो भी खर्चे आप कर रहे हो कंपनी की कॉस्ट पे, तो वो सब डेफिनेटली फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है। पैसा कंपनी का है, कंपनी के लिए यूज होना चाहिए था, लेकिन आपने उसको पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी का कोई ऑफिसर है और उस ऑफिसर की मीटिंग है यूएस में, मीटिंग है ना। अब यूएस में मीटिंग है तो इन ऑफिसर भाई साहब ने सोचा कि यार यूएस में मीटिंग तो भाई, तो एक काम करते हैं क्यों ना यूएस में घूमने का प्लान कर लेते हैं, है ना। तो क्यों ना अपने वाइफ को भी साथ में ले चलते हैं। अब देखो अगर आपको वाइफ को ले जाना है तो अपनी पॉकेट से पैसा पे करना चाहिए था, है कि नहीं? यस मैम। है ना। तो अगर आपको वाइफ को घुमाने का बहुत मन है यूएस में तो आप अपनी पॉकेट से उसकी टिकट बुक कराओ और देन अपनी पॉकेट से जो भी आपको होटल बुक करना है वो कराओ। लेकिन ना बाबा ना, ऐसा ना होता है।
अब कंपनी स्पॉन्सर कर रही है मुझे, तो मेरी बीवी को भी स्पॉन्सर करेगी ना यार, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो उसने क्या किया, अब बीवी को डायरेक्टली बीवी बना के तो शो कर नहीं सकता, तो उसने वहां पे कोई भी क्लाइंट या कैसे भी करके शो कर दिया उसको, और वाइफ के टिकट्स भी कंपनी के ही खर्चे पे बुक हुए, और फिर वहां पे अच्छा खासा होटल जो है 7 स्टार होटल वो बुक हो रहा है, उसका खर्चा भी कंपनी की तरफ से जा रहा है। तो इस तरह की जो एक्सपेंडिचर आप पर्सनल यूजेस में ले रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज या कुछ भी, तो ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है कि नहीं है? है ना? अच्छा, यहाँ पे इंटेंशन टू डिसीव है, इंटेंशन टू डिसीव है ऑफ कोर्स, और साथ ही में यहाँ पे फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है। सही बात है, बीवी को अगर बीवी दिखा दिया तो एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होएगा, तो आप बीवी को बीवी ना दिखा करके कोई क्लाइंट या कोई अदरवाइज पार्टी शो कर रहे हो, तो इस तरह से जो भी सब आपने ये तामझाम फैलाया है, ये सब के सब ये रायता किसका है? फ्रॉड का है। डेफिनेटली पर्सन परसेजेस के लिए फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कंपनीज में होती है। या फिर घोस्ट एम्प्लॉयज, बोले तो एम्प्लॉय है ही नहीं कंपनी में, है ही नहीं, जबरदस्ती एम्प्लॉय शो कर रखा है ताकि कंपनी के एक्सपेंडिचर्स क्या हो? ज्यादा हो जाए, और उनका जो सैलरी का जो भी पैसा है वो किसके अकाउंट में आ जाए? हमारे अकाउंट में आ जाए, जो भी फ्रॉडस्टर है ना, उसके अकाउंट में पैसा चला जाए। तो इसीलिए कंपनी में क्या शो किए जाते हैं? घोस्ट एम्प्लॉय। अच्छा, घोस्ट एम्प्लॉय क्यों बोल रहे हैं इनको? they simply exist in the records only। they simply exist in the records only। जैसे हमारे जितनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना, वो सब घोस्ट पॉलिसीज होती हैं, घोस्ट पॉलिसीज। हैव यू एवर रियलाइज्ड कि आपने कभी सुना हो, देखा हो कि ना बुक्स में, पेपर में डैम बन जाते हैं, रोड बन जाती है, ब्रिजेस बन जाते हैं, है ना? 500 करोड़ का बजट पास होता है ना? 500 करोड़ का बजट पास होता है, जिसमें से रोड की ना सिर्फ और सिर्फ पेच वर्क कर देते हैं, वो पेच वर्क, और पेच वर्क करके उसमें से कोई 10, 15, 20 करोड़ खर्चा करेंगे। उसके बाद का सारा पैसा कहाँ जाएगा? पॉलिटिशियंस की जेब में जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही हाल हो रहा है इंडिया का, त्रस्त हो गया इंडिया, है ना? तो ये सब क्या हो रहा है? तो चाहे देखो, यहाँ पे मैं कोई पॉलिटिकल व्यू प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपली एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं बीजेपी और कांग्रेस में कोई ना तो कांग्रेस हूँ ना बीजेपी वाली हूँ। मैं सिंपली एग्जांपल दे रही हूँ कि चाहे हमारी कॉलोनी में, हमारे लोकेलिटी में कोई भी पार्षद आ जाए, चाहे कोई भी सीएम आ जाए, जो कोई भी पीएम आ जाए, कुछ भी हो, है ना, हमारे यहाँ पे घोस्ट पॉलिसीज खतरनाक तरीके से चलती है। पेपर पे तो कुआं बन गया, साइड पे जाओगे तो वहां पे कुआं होता ही नहीं है। तो भैया पेपर पे कुआं बना मतलब आपने फेक एक्सपेंडिचर शो। अब देखो, सरकार से पैसा लेना है आपको, तो पैसा लेना है तो अब प्लान तो दिखाना पड़ेगा, और प्लान दिखाना पड़ेगा तो पेपर पे आपने सब कुछ। अब क्या साइट विजिट तो जो सैंक्शन कर रहा है वो तो पूरे इंडिया में घूम घूम करके देख नहीं सकता ना कि कहाँ पे क्या काम हुआ और क्या नहीं हुआ है ना? और थोड़ा सा फिर सबको पैसा खाने की लगी पड़ी है, तो फिर वो देखते हुए आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। तो दिस इज व्हाट घोस्ट। तो एग्जैक्टली कंपनीज में, कॉर्पोरेट में भी घोस्ट एम्प्लॉय हो सकते हैं। एक्चुअल वर्किंग हो सकता है सिर्फ 500 लोग कर रहे हो, एक्चुअल में सिर्फ 500 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमने शो कर रखे हैं 800। तो 800 एम्प्लॉयज मतलब 300 एम्प्लॉयज के फेक फिगर्स वहां पे शो हो रहे हैं। अब वो पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो सब मैनिपुलेटेड वे है। The payroll staff can create fake employees and then pay these ghost employees, directing the funds into their own bank account. Weak control over the payment of employees makes this type of fraud more likely. देखो, अल्टीमेटली अकेला जो पेरोल वाला पर्सन है वही ये सब काम नहीं कर सकता। अल्टीमेटली ये सब काम जो होते हैं वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से होते हैं। अगर मान लो हेड ऑफ डिपार्टमेंट मतलब डायरेक्टर्स और बोर्ड बहुत अलर्ट हो, तो नीचे वाले लोगों की बस की बात है कि वो ये सब करें? पॉसिबल है क्या? नो मैम, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो पकड़ लेंगे कि यार ऐसे कैसे, एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ, कहाँ काम कर रहा है, मतलब कहीं भी डाउट तो हो ही सकता है ना। तो अगर जो अपर लेवल पे काम करने वाले लोग हैं वो बहुत अलर्ट होंगे तो ये सब चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं। लेकिन अगर उनका एटीट्यूड केयरलेस है या वो खुद भी इस फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली ऐसी एक्टिविटी कंपनीज या कहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट है स्किमिंग। ये क्या होता है? स्किमिंग बेसिकली क्या होता है ना, कि कंपनी में कोई इनकम आ रही है या कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी चीज है कंपनी से रिलेटेड, वो कंपनी में आने की बजाय डायरेक्टली ऑफलोड हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? स्किमिंग। मतलब आज कोई भी इनकम मान लीजिए कंपनी में आनी थी, वो इनकम कंपनी को रिसीव होनी थी, तो कंपनी को रिसीव होने के बजाय कंपनी के अकाउंट में तो जाए नहीं और सीधे सीधे किसी ऑफिसर के अकाउंट में चली जाए।
उसको क्या बोलोगे? देन इट इज नोन एज स्किमिंग। अच्छा, इनकमिंग फंड्स आर इंटरसेप्टेड बिफोर दे कैन बी रिकॉर्डेड इन कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड। मतलब कंपनी के रिकॉर्ड में तो वो आई नहीं चीजें, उससे पहले क्या हो गए? इंटरसेप्ट हो गए। इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्शन मतलब बीच में ही किसी ने अड़ंगा लगा दिया अपना, है ना, बीच में ही किसी और ने उस पैसे पे मैनिपुलेटिव एक्टिविटी कर ली। एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको इसका, है ना। आप लोगों ने कभी ना देखा है वेंडर्स आपकी ना लोकेलिटी में आते हैं बहुत बार, बहुत सारे वेंडर्स जो है ना कभी कभी ब्रांडेड कपड़े बेच रहे होते हैं और वो भी बहुत लेसर प्राइस पे। हैव यू एवर सीन? यस मैम। देखा है कभी ऐसा आप लोगों ने? यस मैम। है ना, मान लीजिए रेमंड्स का जो सूट का क्लॉथ होता है ना वो बेच रहे हैं वो। अब रेमंड्स के शोरूम पे जाके अगर आप बाय करोगे तो माइट भी उसका प्राइस हो सकता है कि आपको 4000 रुपीज पे करना पड़ा। सिर्फ क्लोथ का मटेरियल की बात कर रहे हो, स्टिच तो अलग ही हो गया, है ना। लेकिन वो भाई साहब जो वेंडर ऐसे गली में है ना चक्कर लगा रहा है, वो बोल रहा है 500 रुपए में दे दूंगा। हाउ इज दिस? ऐसे कैसे? चोरी का माल। अब चोरी कैसे हुई? कंपनी के पास जो लॉट आ रहा था, है ना, जब वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो क्या होता है, ट्रक के ट्रक जाते हैं। अब ट्रक के ट्रक जा रहे हैं, बहुत सारा लॉट होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, हर लॉट में से एक एक दो दो चीजें गायब होने करी। तो जो एक्चुअल डेस्टिनेशन था वहां पे पहुंचने से पहले सामान में से कुछ कुछ चीजें गायब हो गई। ऐसा हो सकता है? यस मैम। Of course, इतना सामान definitely. चेक कौन करेगा? हाँ, इतने सामान में एक आध चीज गायब भी हो जाती है तो लोग दिमाग नहीं लगाते और इतना पॉसिबल भी नहीं होता। तो वहां पे उन्होंने एक एक दो दो लॉट्स जो गायब किए, दिस इज व्हाट भैया, पहले ही सेंध लगा ली उन्होंने सामान पे, तो जहां पे एक्चुअल डेस्टिनेशन में पहुंचना था उससे पहले ही फरार हो गया सामान। ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो बहुत होता है। अब जैसे आयरन के, है ना, आयरन के या इनके लॉट्स आते हैं तो एक 10 ट्रक आ रहे हैं, एक ट्रक ही गायब हो जाता है, 9 ट्रक ही आते हैं और रिकॉर्ड पे 10 रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इस तरह से जो भी काम हो रहा है, जो भी कॉर्पोरेट में कोई चीज आनी थी उससे पहले ही लोगों ने उसको डाइवर्ट कर दिया है, तो दैट इज व्हाट स्किमिंग। तो डेफिनेटली ऐसी चीजें, ऐसी एक्टिविटी भी किसमें फॉल करती है, फ्रॉड ही होती है। अल्टीमेटली कंपनी की चीजों को आप अपने पर्सनल चीजों में कन्वर्ट कर रहे हो। तो इनकमिंग फंड्स आर इंटरसेप्टेड बिफोर दे कैन बी रिकॉर्डेड इन अ कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। This is usually caused when a person is allowed to both open the mail and record accounting transaction. तो definitely उसका ये सब इतना जो कलेजे वाला काम है ना वो तभी कर पाएगा। छोटा मोटा किया तो ठीक है, पता नहीं चलेगा, लेकिन जब वो बड़े लेवल पे ये सब काम कर रहा है तो डेफिनेटली उसका बहुत अच्छा खासा कंट्रोल उस कंपनी में होगा। उसको कंपनी के सारे डिटेल्स पता होते हैं, उसको ये पता होता है कि ऑर्डर कब आ रहा है, ऑर्डर कब जा रहा है, कब जो है गुड्स डिलीवर होंगे, डिस्पैच हो रहे हैं, कब रिसीव हो रहे हैं, ये सब चीजें उसको पता होगी तभी जाकर के वो इतना बड़ा लेवल का फ्रॉड कर पाएगा। तो स्कैमिंग जैसी चीजें भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती हैं। या फिर टैक्स अवॉइडेंस जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कंपनी कैन ऑल्टर इट्स टैक्स रिटर्न्स टू रिवील लेस टैक्सेबल कॉर्पोरेट इनकम देन इज रियली द केस, रिजल्टिंग इन लोअर टैक्स रेमिटेंसेस। This can only be done with the connivance of senior management, which typically sign off on the tax returns. तो of course ये जितने भी हम सारी बातें पढ़ रहे हैं ना, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में अपर लेवल मैनेजमेंट के कंसेंट या उनके इग्नोरेंस से ही हो सकता है, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। ये सारे एग्जांपल्स यहाँ तक सबको समझ में आए? अच्छा, कॉर्पोरेट के कौन कौन से एग्जांपल पढ़े? नंबर वन पर्सनल परचेसेस, है ना, खुद की शॉपिंग चल रही है। नंबर 2 यस, होस्ट एम्प्लॉइज, जबरदस्ती के एक्सपेंसेस शो कर रहे हो। नंबर 3 नंबर 4 ठीक है, यहाँ तक एग्जांपल सबको समझ में आ गए, है ना। तो आज के लिए इतना ही इनफ है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और भी बहुत सारी बातें इंटरेस्टिंग, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।